हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सीख रहे होंगे कैसे एक HTTP सर्वर को हम क्रिएट कर सकते हैं Node.js के कोर पैकेजेस को यूज़ करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वीडियो में आज समझने की कोशिश करेंगे कि HTTP सर्वर क्या चीज़ होती है। HTTP सर्वर को समझने के बाद हम ट्राई करेंगे समझने की Node.js क्या चीज़ है। ठीक है, फिर Node.js और HTTP सर्वर को समझने के बाद हम क्या करेंगे, हम आज अपनी API बना रहे होंगे, REST API बना रहे होंगे जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, राइट। सो वी विल बी क्रिएटिंग REST API टुडे। ठीक है जी। तो बच्चे आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि HTTP सर्वर क्या चीज़ होती है। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, राइट। तो देखो, HTTP सर्वर को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो बच्चे आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू ना, आप एक काम करो, आप एक कंप्यूटिंग डिवाइस दो, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है आप कुछ इस तरीके से ले सकते हो कि 2 GB रैम हो जाए और 20 GB उसकी SSD हो, राइट। हालांकि ये जो रैम की जो कॉन्फ़िगरेशन है और SSD की वो आप चेंज भी कर सकते हो अपने नीड के हिसाब से। ठीक है, अभी के लिए मान के चलो कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लिनक्स है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमने लिनक्स यूज कर रखा है। हालांकि ऑपरेटिंग सिस्टम तो कुछ भी हो सकता है, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ओएस भी हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडो भी हो सकता है, राइट। अब देखो, इसके बाद क्या करना है कि आपका जो ये कंप्यूटिंग डिवाइस है इसको आप कनेक्ट कर दो इंटरनेट के थ्रू। कंप्यूटिंग डिवाइस को आप कनेक्ट कर दो इंटरनेट से, ठीक है। और आपको पता है कि जब भी किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस को हम इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, राइट, तो उस कंप्यूटिंग डिवाइस को एक यूनिक एड्रेस असाइन होता है और उसी यूनिक एड्रेस को हम बोलते हैं आईपी एड्रेस, राइट। तो मान लो कि इस वाले कंप्यूटिंग डिवाइस को जब हमने इंटरनेट से कनेक्ट किया, राइट, तो जो इसको आईपी एड्रेस असाइन हुआ वो हुआ 82.112.239.40, राइट। ठीक है, अब ये आईपी एड्रेस किस काम आती है भाई, आईपी एड्रेस का काम क्या होता है, राइट। तो देखो, आईपी एड्रेस जो होगा ना वो यूज होगा, राइट। दूसरा कोई कंप्यूटर अगर इस वाले कंप्यूटर से कनेक्ट होना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, तो उस केस में दूसरा जो कंप्यूटर होगा, राइट, मान लो ये दूसरा हमारा कंप्यूटर है, राइट, अब ये चाहता है कि इस वाले कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर पाए, राइट। तो उस केस में क्या होगा, इस वाले आईपी एड्रेस को यूज कर सकता है हमारा ये वाला कंप्यूटर। गेटिंग द पॉइंट एवरीवन। तो आईपी एड्रेस का फंडा तो आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब देखो, किसी भी कंप्यूटर के अंदर n नंबर ऑफ प्रोग्राम जो है वो रन कर सकते हैं, राइट। तो मान लो कि इस वाले कंप्यूटर के अंदर भी एक प्रोग्राम है जो रन कर रहा है पोर्ट नंबर 3000 पे। अब आप पूछोगे सर ये पोर्ट नंबर क्या होता है, तो बच्चे देखो, किसी भी कंप्यूटर के अंदर जब भी आप कोई प्रोग्राम रन करते हो ना, तो जो कंप्यूटर होता है वो एक पोर्ट नंबर जो है वो असाइन करता है एप्लीकेशन को। समझ में आ रहा है बच्चे। अब उस पोर्ट नंबर से फायदा बस यही होता है कि मान लो अगर आपको इस वाले कंप्यूटर से, राइट, इस वाले कंप्यूटर के अंदर जो हमारा एप्लीकेशन है, राइट, 3000 पोर्ट पे उसके साथ अगर कम्युनिकेट करना है, राइट, तो हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू ना, सबसे पहले हम क्या करेगा, ये वाला जो अपना कंप्यूटर है ना, ये इस वाले कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होगा, राइट। तो इसके लिए आईपी एड्रेस यूज कर सकता है दूसरे वाले का 82.112.239.40। ठीक है, तो देखो ये आईपी एड्रेस का यूज करके हमारा जो ये वाला कंप्यूटर है इसके साथ कनेक्ट हो गया, राइट। लेकिन अब इसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं और हमें सिर्फ वो सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट होना है जो 3000 पोर्ट पे चल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चे, आईपी एड्रेस के साथ साथ हम लिख सकते हैं यहाँ पे पोर्ट नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से, राइट, हम क्या कर सकते हैं, दो कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर, राइट। साथ ही साथ बच्चे इस वाले कंप्यूटर के अंदर कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन के साथ हम बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं आईपी एड्रेस और पोर्ट का यूज करके साथ में। ठीक है, अब देखो, मान लो हमें जो है एक रिक्वेस्ट भेजनी है, हमें कुछ बातचीत करनी है। यहाँ पे मान लो एक एप्लीकेशन है, राइट, यहाँ पे एक एप्लीकेशन है और आपको पता ही एप्लीकेशन 3000 पोर्ट पे चल रहा है, राइट। अब इस एप्लीकेशन के साथ इस वाले पीसी को जो है बातचीत करनी है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हमारे पास अवेलेबल है, उसमें से जो सबसे पॉपुलर प्रोटोकॉल है वो होता है HTTP प्रोटोकॉल, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक URL क्रिएट करेंगे HTTP, राइट, उसके बाद आईपी एड्रेस, उसके बाद फिर पोर्ट नंबर, ठीक है। और फिर हम क्या कर देंगे,
इसके आगे फिर कुछ एंड पॉइंट्स भी हो सकते हैं। मान लो हमारे पास एक एंड पॉइंट है /API/version1/hotels करके, ठीक है बच्चे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस वाले एप्लीकेशन पे हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, राइट, और हमें एक रिस्पॉन्स चाहिए, राइट। और यहाँ पे आप बच्चे ध्यान से देख सकते हो कि ये जो हमारा रिक्वेस्ट है, राइट, ये हमारा जो रिक्वेस्ट है ये एक HTTP रिक्वेस्ट है, ये हमारा बच्चे एक HTTP रिक्वेस्ट है, राइट। तो देखो बच्चे, ये जो आपका एप्लीकेशन है ना, जो पोर्ट नंबर 3000 पे चल रहा है, ये इस वाले रिक्वेस्ट को फुलफिल तभी कर सकता है, जब ये एप्लीकेशन HTTP सर्वर होगा, जब ये एप्लीकेशन एक HTTP सर्वर होगा। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? तो देखो, व्हाट इज अ HTTP सर्वर? सो हम बोलेंगे HTTP सर्वर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, राइट, जो किसी कंप्यूटिंग डिवाइस पर चल रहा होता है, राइट। और उस सॉफ्टवेयर में खास बात बस यही होती है कि कोई भी उस सॉफ्टवेयर पे अगर HTTP रिक्वेस्ट अगर भेजता है तो उस HTTP रिक्वेस्ट को वो सॉफ्टवेयर हैंडल कर सकता है। गेटिंग अ पॉइंट एवरीवन? तो देखो, जो हमारा HTTP सर्वर होता है, अगर हम बात करें अगर HTTP सर्वर के बारे में, राइट, सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट HTTP सर्वर ना, so HTTP server is a application running on computing device, right? It's a application, right, running on computer, right, which can handle HTTP request, right, which can handle HTTP request. Getting my point everyone? तो अगर ये एप्लीकेशन एक HTTP सर्वर है तो उस केस में क्या हो सकता है, कोई भी जो है दूसरा कंप्यूटिंग डिवाइस इसको एक HTTP रिक्वेस्ट जो है भेज सकता है, और बदले में ये जो एप्लीकेशन है हमारा HTTP सर्वर है, ये रिस्पॉन्स भेज रहा होगा जिसने भी रिक्वेस्ट भेजी थी उसको। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? सो दिस विल बी आवर रिक्वेस्ट एंड दिस विल बी आवर रिस्पॉन्स, राइट। और आपको पता है कि जब भी हम रिक्वेस्ट भेज रहे होंगे, राइट, तो हमारे पास एक URL होगी, राइट। सो लेट्स से दिस इज योर URL। ऑल्सो हमारे पास मेथड होगा, तो मान लो मेथड जो है वो है गेट। समझ में आया बच्चे? तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि REST API का और HTTP सर्वर का क्या लेना देना है, राइट। तो देखो, REST API जो आप बना रहे होगे ना, वो तभी बना सकते हो जब आप एक ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हो जो एक HTTP सर्वर है। गेटिंग अ पॉइंट एवरीवन? सो दिस इज ऑल अबाउट HTTP सर्वर, राइट। सो कभी कभी बच्चे हम क्या करते हैं, इस HTTP सर्वर को ही राइट, कभी कभी हम बैकएंड सर्वर भी बोल रहे होते हैं, कभी कभी हम इसको बैकएंड सर्वर भी बोल रहे होते हैं, या फिर कभी कभी इसी को हम बैकएंड भी बोल रहे होते हैं, कभी कभी हम इसी को बच्चे बैकएंड भी बोल रहे होते हैं। गेटिंग अ पॉइंट एवरीवन? ठीक है। या कभी कभी तो इसे हम सर्वर भी बोल रहे होते हैं यार, कभी कभी हम इसको सर्वर भी बोल रहे होते हैं। याद है आपको? मान लो हमारा ये फ्रंट एंड है एयरबीएनबी का, राइट, तो हम क्या बोलते हैं कि सर्वर से डेटा आ रहा है होटल्स का, राइट। तो एक्चुअल में सर्वर मतलब यहां हम बात कर रहे हैं HTTP सर्वर की। समझ में आया बच्चे? और डेटा लाने का काम कौन कर रहा है? REST API कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? तो कभी हम बोलते हैं कि सर्वर से डेटा आ रहा है, कभी हम बोलते हैं बैकएंड सर्वर से डेटा आ रहा है, कभी हम बोलते हैं HTTP सर्वर से डेटा आ रहा है, बट एट द एंड ये तीनों चीज जो है वो एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, थैंक यू सो मच समझने के लिए ये टॉपिक। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चे। हमने HTTP सर्वर क्या होता है वो डिस्कस कर लिया, राइट। हमने HTTP सर्वर क्या होता है वो तो डिस्कस कर लिया, और हमें समझ में आ गया कि हाँ, HTTP सर्वर जो होता है एक एप्लीकेशन होता है जो किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस पे चल रहा होगा, और उस एप्लीकेशन में खास बात यही है कि वो HTTP रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सकता है। कोई भी उस एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट भेजेगा HTTP प्रोटोकॉल का यूज करके, और उसको वो हैंडल कर सकता है। ठीक है। हम अलग अलग लॉजिक लिख रहे होते हैं अलग अलग एंड पॉइंट्स को हैंडल करने के लिए, राइट, अलग अलग राउट्स को या फिर एंड पॉइंट्स को हैंडल करने के लिए। ठीक है। अब बच्चे देखो, जहां से रिक्वेस्ट गई है उसको हम बोलते हैं क्लाइंट मशीन। देखो ये क्या हो जाएगा बच्चे हमारा, ये हो जाएगा क्लाइंट मशीन। ठीक है। जो रिक्वेस्ट भेजेगा वो हो जाएगा क्लाइंट मशीन, और जो HTTP सर्वर होगा या फिर जिस कंप्यूटर पे HTTP सर्वर चल रहा होगा वो हो जाएगा अपना होस्ट मशीन। तो ये हो जाएगा बच्चे हमारा होस्ट मशीन। गेटिंग अ पॉइंट एवरीवन? अब देखो पर्टिकुलरली हम क्या करते हैं, एक्चुअल में बिहाइंड द सीन क्या कर रहे होते हैं कि ये जो अपना होस्ट मशीन होता है ना, जनरली
ये हम एक रेंट करते हैं एक कंप्यूटिंग डिवाइस क्लाउड के ऊपर, AWS या गूगल क्लाउड, एज्योर, किसी का भी यूज करके, राइट। तो ये हम एक क्लाउड पे हम क्या कर रहे होते हैं, रेंट कर रहे होते हैं वर्चुअल मशीन, और वहीं पे हमारा जो HTTP सर्वर होता है वो रन कर रहा होता है, राइट। और जो हमारा क्लाइंट मशीन होता है यूजुअली वो हमारा पर्सनल लैपटॉप होता है, वो हमारा पर्सनल जो है वो लैपटॉप होता है। समटाइम ये हमारा मोबाइल भी होता है और समटाइम ये हमारा टैबलेट होता है, राइट बच्चे। अब बच्चे देखो, हम जब डेवलप कर रहे होंगे ना HTTP सर्वर, राइट, तो इनिशियली जो हमारा होस्ट मशीन होगा वो हमारा कंप्यूटर ही होगा, हम अपने लोकल कंप्यूटर में ही हम डेवलपमेंट कर रहे होंगे। डेवलपमेंट होने के बाद हम क्या करेंगे, उसको डिप्लॉय कर देंगे क्लाउड के ऊपर, ठीक है बच्चे। अब बच्चे देखो, अब बात हमें ये समझनी है कि ये जो HTTP सर्वर है, राइट, HTTP सर्वर है, राइट। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट HTTP सर्वर, तो इस HTTP सर्वर को हम बनाएंगे कैसे, इस HTTP सर्वर को हम कोड कैसे कर सकते हैं, राइट। तो देखो बच्चे, HTTP सर्वर को कोड करने के लिए आप डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज कर सकते हो। आप यूज कर सकते हो जावा, आप यूज कर सकते हो पाइथन, आप यूज कर सकते हो जावास्क्रिप्ट, राइट। खुश हो गए जावास्क्रिप्ट का नाम लेके तुम लोग तो, राइट। सी, हम लोग इस अपने कोर्स में भी जो हम लैंग्वेज यूज कर रहे होंगे, राइट, इस HTTP सर्वर को क्रिएट करने के लिए वो यूज कर रहे होंगे जावास्क्रिप्ट, राइट। अब देखो, जावास्क्रिप्ट का तुम्हें यूज करके क्या करना है बच्चे, HTTP सर्वर क्रिएट करना है, राइट। तो इसके लिए तुम्हें लगेगी Node.js की हेल्प, इसके लिए तुम्हें लगेगी Node.js की हेल्प। तो आइए बच्चे, अब हम समझते हैं Node.js क्या चीज है भाई, ठीक है। तो देखो, Node.js जो है ना, कुछ नहीं है यार, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, राइट, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। अब इस सॉफ्टवेयर का काम क्या है और ये चाहिए क्यों होता है, ये हम समझते हैं, ठीक है। तो देखो, Node.js को समझने से पहले ना एक मैं छोटी सी आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है, एक कहानी बताता हूँ डेवलपमेंट से रिलेटेड, ठीक है, जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड। तो देखो, हुआ क्या था कि अर्ली डेज में जावास्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। अर्ली डेज में जावास्क्रिप्ट को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए, राइट एवरीवन, फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए। गेटिंग अ पॉइंट एवरीवन। तो देखो, सबसे पहले क्या हुआ था कि हमारे पास क्रोम नाम की एक ब्राउज़र हुआ करती थी, ठीक है। और इस क्रोम को इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो ये क्रोम जो है वो गूगल वालों ने बनाया था, राइट। अब इस क्रोम में क्या हुआ था, इस क्रोम के अंदर एक वियट इंजन करके एक इंजन बनाया गया था, राइट, एक इंजन बनाया गया था, राइट, गूगल वालों ने बनाया था, ये ओपन सोर्स था, राइट। और ये इंजन करता क्या था, इस इंजन के पास कैपेबिलिटी थी जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करने का या एग्जीक्यूट करवाने का। गेटिंग अ पॉइंट एवरीवन। तो देखो, क्रोम के अंदर हमारे पास एक वियट इंजन होता है, और वियट इंजन जो है वो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, और वियट इंजन के थ्रू क्या होता है, हम जावास्क्रिप्ट कोड को रन या एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, राइट। तो पहले जो वियट इंजन होता था बच्चे, वो सिर्फ और सिर्फ ब्राउजर के अंदर हुआ करता था। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन। पहले क्रोम के अंदर आया, फिर क्रोम से फिर क्या हुआ, अलग अलग ब्राउजर्स में भी इंट्रोड्यूस किया गया वियट इंजन को। गेटिंग अ पॉइंट एवरीवन। सो दैट कि डिफरेंट जो ब्राउजर्स हैं वो जावास्क्रिप्ट कोड को रन कर पाए, राइट, वेबसाइट के अंदर वो जावास्क्रिप्ट को इनेबल कर पाए। गेटिंग अ पॉइंट, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। फिर क्या हुआ उस समय, अगर हम कुछ दिन पहले की बात कर रहे हैं, मतलब कुछ सालों पहले की बात कर रहे हैं, हम अर्ली डेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब जावास्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था बच्चे। उस समय हम फ्रंट एंड के लिए क्या यूज किया करते थे, तो उस समय हम फ्रंट एंड के लिए हम यूज क्या करते थे, HTML, राइट, CSS, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, उस समय यूज करते थे, राइट। और अगर हमें बैक एंड बिल्ड करना था अर्ली डेज में, तो हमारे पास बैक एंड के लिए जो ऑप्शंस थे, या तो हम जावा यूज करते थे या तो हम पाइथन यूज करते थे। गेटिंग अ पॉइंट एवरीवन। सो इनिशियल डेज में जो जावास्क्रिप्ट था उसको हम सिर्फ और सिर्फ ब्राउजर्स के अंदर रन कर सकते थे। इनिशियल डेज में सिर्फ ब्राउजर्स के अंदर जावास्क्रिप्ट को रन करने की पॉसिबिलिटी थी। गेटिंग अ पॉइंट एवरीवन। क्योंकि इनिशियल डेज में सिर्फ और सिर्फ जो हमारा वियट इंजन था, जिसका काम होता है जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट करवाना, कंपाइल करवाना, राइट, वो सिर्फ और सिर्फ ब्राउजर्स में पाया जाता था। गेटिंग अ पॉइंट एवरीवन।
अब कुछ डेवलपर्स ने क्या किया बच्चे, कुछ डेवलपर्स ने सोचा कि अगर इस V8 इंजन को राइट, अगर हम ब्राउजर से निकाल के बाहर अगर एक स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर बना दें, ताकि वो सॉफ्टवेयर हम किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस में हम इंस्टॉल कर दें, तो हो क्या सकता है कि हम जावास्क्रिप्ट के कोड को हम ब्राउजर के बाहर भी किसी कंप्यूटर के अंदर चला सकते हैं रन टाइम में। गेटिंग द पॉइंट एवरीवन? तो डेवलपर्स ने क्या किया, कुछ दिनों बाद, सम ईयर्स लेटर, राइट, डेवलपर्स ने क्या किया, ये जो V8 इंजन था ना, ये जो V8 इंजन था, राइट, इस V8 इंजन को फॉक किया, राइट, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा स्टफ जो था वो ऐड करके, इस V8 इंजन के साथ एक्स्ट्रा स्टफ को ऐड करके एक स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर बना दिया, एक स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर बना दिया। ठीक है बच्चे, स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर मतलब ये इंडिपेंडेंटली इसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस में, ठीक है, और जिस भी कंप्यूटिंग डिवाइस में इसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं ना, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी कुछ भी हो सकता है। वो हो सकता है वो लिनक्स हो सकता है वो मैक हो, या हो सकता है वो विंडो, ठीक है। अब देखो, इस V8 इंजन और एक्स्ट्रा स्टफ को ऐड करके जो सॉफ्टवेयर बना, उसी को हम बोलते हैं Node.js, इसी को हम लोग बोलते हैं Node.js। अब ये जो Node.js का जो सॉफ्टवेयर है, राइट, ये जो Node.js का सॉफ्टवेयर है ना बच्चे, अब इसको आप स्टैंड अलोन तरीके से कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हो किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस में, ठीक है। अब क्योंकि Node.js के अंदर V8 इंजन है, Node.js के अंदर V8 इंजन है, तो अब आप क्या कर सकते हो कि मान लो ये आपका एक लैपटॉप है, ये आपका एक लैपटॉप है, ठीक है। मान लो लैपटॉप के अंदर आपके पास ब्राउजर नहीं है, लैपटॉप के अंदर आपके पास ब्राउजर नहीं है, लेकिन इसके अंदर आपने Node.js इंस्टॉल कर रखा है। मान लो आपने Node.js इंस्टॉल कर रखा है, तो आपको पता है बच्चे Node.js के अंदर हमारे पास V8 इंजन होता है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो बच्चे, आप कुछ भी कोड लिखो, आप कुछ भी कोड लिखो जावास्क्रिप्ट के थ्रू, आप इस कोड को क्या कर सकते हो, Node.js को बोल सकते हो कि हाँ तो इस कोड को एग्जीक्यूट करवा, और ये एग्जीक्यूट करवा के आपको आउटपुट दे देगा, ये आपको एग्जीक्यूट करवा के JS कोड का आउटपुट दे देगा। तो पर्टिकुलरली बच्चे जो हमारा Node.js होता है, अगर हम बात करें Node.js क्या चीज़ है, सो Node.js जो है बच्चे वो एक रन टाइम इन्वायरमेंट होता है, रन टाइम इन्वायरमेंट होता है किसके लिए, जावास्क्रिप्ट को कोड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, ठीक है बच्चे। Node.js का काम होता है जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करवाना। पहले Node.js से जावास्क्रिप्ट जो थी वो सिर्फ और सिर्फ ब्राउजर्स के अंदर एग्जीक्यूट कराना ही पॉसिबल था, राइट। Node.js के आने से क्या हो गया कि किसी भी डिवाइस के अंदर आप Node.js इंस्टॉल करो और Node.js जो है वो जावास्क्रिप्ट कोड को चला सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। तो Node.js के इंट्रोडक्शन के बाद पॉसिबिलिटी क्या हो गई कि हम अब क्या कर सकते हैं, कोई भी बैकएंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए ना, बैकएंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, Node.js का यूज कर सकते हैं। Node.js एक सॉफ्टवेयर होता है, रन टाइम एनवायरनमेंट होता है, और इस सॉफ्टवेयर का काम होता है जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट करवाना, जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट करवाना। गेटिंग अ पॉइंट एवरीवन? इतना ही था Node.js, यही था Node.js, ठीक है। तो देखो Node.js के अंदर जो V8 इंजन है और जो एक्स्ट्रा स्टफ है, राइट, इनके बारे में हम डिटेल में समझ रहे होंगे जब हम इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, राइट। वो जो थ्योरी वाला जो पार्ट है वो हम बाद में समझ रहे होंगे। अभी हमारा जो गोल है, जो मोटो है, वो है जल्दी से जल्दी हम बैकएंड डेवलपर बन जाए, कोड करना सीख जाए, प्रोडक्ट को बिल्ड करना सीख जाए। गेटिंग अ पॉइंट एवरीवन? तो हम लोग अभी हैंड्स ऑन पे ध्यान देंगे, हम लोग API बनाना सीखेंगे। गेटिंग अ पॉइंट एवरीवन? सो बच्चे अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे Node.js को। हम इंस्टॉल कर रहे होंगे Node.js को, और Node.js को इंस्टॉल करने के बाद हम HTTP सर्वर एक क्रिएट करके देखेंगे, ठीक है। HTTP सर्वर हम क्रिएट करेंगे Node.js का यूज़ करके, ठीक है। Node.js के पर्टिकुलरली हम कोर पैकेजेस को ही सिर्फ यूज़ करेंगे। यहाँ पे कोर पैकेजेस को यूज़ करने का मतलब ये है कि हम कोई भी थर्ड पार्टी जो है वो लाइब्रेरी हम डाउनलोड नहीं करेंगे। जो भी हमें Node.js के साथ जो लाइब्रेरी मिलती है ना इनबिल्ट, सिर्फ उनका यूज़ करके हम HTTP सर्वर क्रिएट करेंगे, ठीक है बच्चे। तो आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले आप आ जाओ ब्राउज़र के अंदर और आप क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो Node.js इंस्टॉलेशन करके, ठीक है।
तो आपको ये पहली साइट मिल जाएगी node.js.org वाली, ठीक है। इस पर आप क्लिक करें, राइट, एंड यहाँ से आपको जो है सिलेक्ट करना है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, राइट। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपको जो है ये डिटेक्ट करके बता देगा कि आपके लिए वो बेस्ट क्या है, राइट, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। अगर आप चाहो कि आपको अगर मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर डिटेक्ट नहीं कर पा रही है बाय डिफ़ॉल्ट, तो आप क्या कर सकते हो, आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि विंडो, मैक, लिनक्स सबके लिए Node.js अवेलेबल है, राइट। आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है, राइट, और डाउनलोड करने के बाद जो होगा आपको इंस्टॉलर के थ्रू आपको इंस्टॉल कर लेना है, राइट, डबल क्लिक करके और नेक्स्ट करके आपको जो है Node.js अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। गेटिंग अ पॉइंट एवरीवन। अगर तुम लोगों को कोई दिक्कत आती है Node.js को इंस्टॉल करने में तो कमेंट में लिख देना, मैं Node.js की इंस्टॉलेशन पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा 2-3 मिनट की, ठीक है। अभी मेरे सिस्टम में पहले से Node.js इंस्टॉल्ड है तो मैं जो इंस्टॉलेशन वाला पार्ट है वो स्किप कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो, इंस्टॉल होने के बाद कैसे मालूम चलेगा कि हमारा जो Node.js है वो सही से इंस्टॉल्ड है कि नहीं। अब ये मैं तुम्हें बता देता हूँ चेक करना, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले देखो तुम्हें क्या करना है, टर्मिनल ओपन करना है। तुम्हें क्या करना है, टर्मिनल ओपन करना है और टर्मिनल में आके तुम्हें लिखना है node-v। तुम्हें लिखना है node-v। अगर तुम्हें कोई वर्जन मिल रहा है दैट्स मीन कि Node.js तुम्हारे सिस्टम में इंस्टॉल सक्सेसफुली हो चुका है। अब जब तुम Node.js इंस्टॉल करते हो ना बच्चे, तो तुम ना एक बाय डिफ़ॉल्ट एक और चीज़ को इंस्टॉल कर रहे होते हो जिसका नाम होता है npm, जिसका नाम होता है नोड पैकेज मैनेजर, ठीक है। अब उसको भी चेक कर लो कि वो भी इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो जब भी आप Node.js इंस्टॉल करोगे तो npm अपने आप आपके साथ इंस्टॉल होगा, राइट। आप npm-v से आप चेक कर सकते हो कि आपका जो नोड पैकेज मैनेजर है वो वर्क कर रहा है कि नहीं, वो इंस्टॉल्ड है कि नहीं। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन। अब ये दोनों चेक करने के बाद हमें पता है कि हाँ Node.js जो है वो अच्छे से इंस्टॉल हो चुका है। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन। अगर हम npm के बारे में थोड़ा और डिस्कस करना चाहें तो हम कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता सकता हूँ npm क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो ये जो npm होता है, राइट, इसको हम लोग नोड पैकेज मैनेजर बोलते हैं, नोड पैकेज मैनेजर बोलते हैं, ठीक है बच्चे। अब ये क्या चीज़ है वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब मैं वो तुम्हें दिखाता हूँ। तो आप सर्च करो npm करके, ठीक है, आप सर्च करो npm करके, ठीक है। ये इसकी साइट मिल जाएगी npm की, ठीक है। अब देखो जो ये npm है ना बच्चे, ये एक मार्केट प्लेस है जावास्क्रिप्ट के लाइब्रेरीज़ का। जावास्क्रिप्ट के लाइब्रेरीज़ का ये मार्केट प्लेस है। मतलब कि अगर कोई भी आपको अगर लाइब्रेरी चाहिए, जावास्क्रिप्ट का कोई भी लाइब्रेरी आपको यूज़ करना है, लाइब्रेरी मतलब कुछ कोड जो किसी और ने लिखा है, अगर आपको अपने प्रोजेक्ट में हेल्प लेनी है उन कोड का, राइट, लाइब्रेरीज़ का, तो आप क्या कर सकते हो, npm पे वो सारे कोड्स अवेलेबल हैं, लाइब्रेरीज़ अवेलेबल है। जैसे आपको मान लो रिएक्ट यूज़ करना है, मान लो बच्चे आपको जो है वो रिएक्ट यूज़ करना है, तो देखो रिएक्ट की लाइब्रेरी पड़ी हुई है npm पे। आप यहाँ पे npm i react जो है ये कमांड कॉपी करो और अपने प्रोजेक्ट में उसको पेस्ट करो और फिर क्या होगा, रिएक्ट फंक्शनैलिटी आपके प्रोजेक्ट में आ जाएगी। गेटिंग पॉइंट एवरीवन। तो देखो नोड के जितने भी पैकेजेस हैं, राइट, अगर आपको फ्यूचर में अगर कोई भी थर्ड पार्टी पैकेज यूज़ करना है तो आप npm के थ्रू उसको इंस्टॉल करोगे, राइट, npm के थ्रू उसको अनइंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करोगे, मैनेज करोगे। गेटिंग पॉइंट एवरीवन। सो ये इसका काम होता है, इंस्टॉलेशन में आपको हेल्प करेगा थर्ड पार्टी पैकेजेस का, थर्ड पार्टी पैकेजेस का जो आप यूज़ कर रहे होगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। गेटिंग पॉइंट एवरीवन। और ये जो भी थर्ड पार्टी पैकेजेस होंगे ना जो आपको npm पे मिलेंगे, ये सारे के सारे जावास्क्रिप्ट बेस्ड होंगे, ये आपके सारे के सारे जावास्क्रिप्ट बेस्ड होंगे। गेटिंग पॉइंट एवरीवन। सो दिस इज ऑल अबाउट npm, फुल फॉर्म नोड पैकेज मैनेजर इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो हमारा इंस्टॉलेशन तो हो गया है, Node.js इंस्टॉल हो गया है और npm भी इंस्टॉल हो गया है, राइट। अब हम क्या करेंगे, व्हाट वी हैव टू डू, एक आते हैं, राइट, और एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो मान लो इस प्रोजेक्ट का हम नाम देते हैं HTTP सर्वर, ठीक है बच्चे। हमने प्रोजेक्ट का नेम दे दिया HTTP सर्वर। गेटिंग पॉइंट एवरीवन। अब इस HTTP सर्वर को हम क्या करेंगे, VS कोड के अंदर ओपन कर लेते हैं। सो लेट्स ओपन VS कोड, ठीक है। एंड VS कोड के अंदर हम ओपन करेंगे जो हमारा HTTP सर्वर करके जो हमने फोल्डर बनाया है, ठीक है बच्चे। हमने ये फोल्डर प्रोजेक्ट के लिए बनाया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सी अभी जो हमारा फोल्डर है बच्चे वो एक एम्प्टी फोल्डर है, राइट।
अब इसको हमें कन्वर्ट करना है एक प्रोजेक्ट के अंदर, Node.js के प्रोजेक्ट के अंदर। बेसिकली हम HTTP सर्वर क्रिएट कर रहे हैं Node.js के थ्रू। तो बच्चे आपको क्या करना है, आपको npm init -y करके एक कमांड रन करनी है टर्मिनल के अंदर। और आपको ध्यान देना है कि ये जो टर्मिनल के अंदर जो करंट डायरेक्टरी है, राइट, अगर आप pwd लिखोगे तो जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है, जो मेरा टर्मिनल जहाँ पे ओपन है, वो है HTTP सर्वर फोल्डर के अंदर, राइट। तो अब आप जो भी कमांड एंटर करोगे वो HTTP सर्वर जो हमारा फोल्डर है उसके अंदर रन करेगा, राइट। तो हमें कमांड एक एंटर करना है npm init -y, ठीक है। और इसको आप जैसे ही एंटर करोगे ना npm init -y, तो आप देखोगे कि आपको एक package.json करके एक जो है फाइल मिलेगा, राइट, जो क्रिएट होगा इस वाले कमांड की वजह से, npm init -y की वजह से। गेटिंग अ पॉइंट एवरीवन? अब देखो बच्चे, ये package.json जो है वो कुछ इस तरीके से देखने में दिखता है, राइट। ये बेसिकली इसके अंदर हमारे पास कुछ की वैल्यू पेयर्स होते हैं। जैसे कि इस वाले प्रोजेक्ट का नाम क्या है, तो HTTP सर्वर जो है वो नाम है, वर्जन जो है वो 1.0.0 है, राइट। फिर इसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं चाहे तो, और ये कुछ कमांड्स हैं, राइट। अब देखो बच्चे, ये package.json का काम क्या होता है, अब हम ये समझते हैं। गेटिंग अ पॉइंट एवरीवन? तो देखो, package.json जो होता है ना, वो ये हेल्प करता है हमें, ठीक है, प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हमें बता रहा होता है कि प्रोजेक्ट कौन से वर्जन पे चल रहा है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है। इनफैक्ट जब आप डिपेंडेंसी वगैरह इंस्टॉल करोगे ना फ्यूचर में, कोई भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी वगैरह, तो उस केस में ये आपको हेल्प कर रहा होगा, बता रहा होगा कि कौन कौन सी आपने जो है डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर रखी है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक नोडमोन करके जो है एक पैकेज होती है, राइट, एक नोडमोन करके हमारे पास एक पैकेज होती है, उसको हम इंस्टॉल करते हैं, राइट। तो आप नोडमोन सर्च करो, ठीक है, और ये है कमांड npm i nodemon करके, ठीक है। अब बच्चे देखो, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कुछ डिफरेंट कमांड्स मिल जाएंगे, राइट। एक है हमारा npm install --save def nodemon, ये वाला कमांड आप कॉपी करो, ठीक है, और अपने प्रोजेक्ट के अंदर आओ। इस टर्मिनल को हम क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। तो अपने प्रोजेक्ट के अंदर आके क्या करो, आप पेस्ट कर दो npm install --save def nodemon। तो आप क्या कर रहे हो पर्टिकुलरली बच्चे, एक npm के थ्रू एक nodemon करके एक पैकेज है, लाइब्रेरी है थर्ड पार्टी, जिसको आप इंस्टॉल कर रहे हो प्रोजेक्ट के अंदर। और ये जो आप इंस्टॉल कर रहे हो ना, ये जो nodemon, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एज अ डेवलपमेंट डिपेंडेंसी इसको रखनी है, राइट। एक्चुअली में nodemon जो है वो हमें डेवलपमेंट में हेल्प करता है, जब हम कोड लिख रहे होते हैं, जब हम HTTP सर्वर क्रिएट कर रहे होते हैं, जब हम बैकएंड में कोड लिख रहे होते हैं, सो दैट कि जब भी हम चेंजेस करें ना प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली जो प्रोजेक्ट है वो रीस्टार्ट कर दे nodemon, इसलिए हम nodemon को यूज़ करते हैं। तो चलो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अब देखो, तुम जैसे ही इंस्टॉल करोगे ना nodemon को, तो nodemon जो है एक पैकेज है, राइट, थर्ड पार्टी पैकेज है, राइट। तो देखो, ये जो पैकेज का जो कोड होगा ना, वो इस नोड मॉड्यूल्स के अंदर चला जाएगा। इस नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर तुम्हें कोड मिल जाएगा इस nodemon का, कहीं ना कहीं होगा इधर, ठीक है। देखो यहाँ पे ये रहा nodemon का सारा कोड इधर आपको नोड मॉड्यूल्स के अंदर मिल जाएगा, राइट। साथ ही साथ देखो यहाँ पे अब package.json को अगर आप देखोगे ना ध्यान से, तो इसके अंदर एक डेव डिपेंडेंसीज करके की आ गई है, और उसमें एक हमारे पास एंट्री है nodemon के लिए। तो ये बता रहा है बच्चे कि हम लोग एक nodemon करके एक लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, राइट, जिसका वर्जन है 3.1.10, राइट। और साथ ही साथ जैसे ही आपने एक लाइब्रेरी इंस्टॉल की ना, तो आपको एक पैकेज log.json करके एक फाइल मिला, राइट। और इस फाइल के अंदर क्या होता है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी लाइब्रेरीज इंस्टॉल्ड है ना, उसका यहाँ पे रिकॉर्ड होता है कि उसका कौन सा वर्जन आपने इंस्टॉल कर रखा है, और पर्टिकुलरली वो जो लाइब्रेरी का जो URL है, पर्टिकुलरली वो कहाँ पे होस्टेड है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पैकेज log.json के अंदर आपको मिल जाती है। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो सिर्फ nodemon इंस्टॉल करवाया था, तो इतने सारे यहाँ पे लाइब्रेरी क्यों इंस्टॉल हो गए? तो बच्चे देखो, nodemon जो होता है ना, उसकी भी कुछ डिपेंडेंसीज हैं, nodemon की भी कुछ डिपेंडेंसी होती है। तो nodemon की सारी डिपेंडेंसी जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो गई जब हमने nodemon को इंस्टॉल किया। गेटिंग अ पॉइंट एवरीवन? अब देखो, हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमें एक सर्वर क्रिएट करना है, HTTP सर्वर, राइट। तो एक काम करो, एक server.js करके एक फाइल बनाओ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, हम चाहते हैं कि जब भी हम npm run
देखो क्लियर कर देता हूँ मैं टर्मिनल को, और मैं चाहता हूँ जब भी मैं npm रन डेफ कमांड एंटर करूँ ना, तो मैं चाहता हूँ कि हमारा जो server.js के अंदर जो कोड है ना, वो node.js जो है वो एग्जीक्यूट करवा दे। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? तो हम क्या कर सकते हैं, देखो व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ पे लिखेंगे सो जस्ट राइट हेयर डेफ, ठीक है। और जब भी कोई npm रन डेफ कमांड एंटर करेगा टर्मिनल पे, तो हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं node.js के थ्रू server.js को एग्जीक्यूट करवाना। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? तो आप एक काम करो, server.js के अंदर आओ और यहाँ पे लिख दो console.log जस्ट राइट आई एम हेलो यूजिंग node.js। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? अब आपको क्या करना है, npm रन डेव जो है एंटर करना है। जैसे ही आपने npm रन डेव एंटर किया, देखो आपको आउटपुट मिल गया आई एम हेलो यूजिंग node.js। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? अब देखो अगर आप फिर से लिखते हो console.log जस्ट राइट हाउ आर यू, जस्ट राइट हाउ आर यू, तो देखो आपने server.js के अंदर आप चेंजेस किए हैं कुछ, ठीक है। अब देखो ये चेंजेस जब किए हैं ना, तो अगर आपको फिर से आउटपुट अगर देखना है server.js का क्या है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से npm रन डेव जो है एंटर करना पड़ेगा। जैसे आप npm रन डेव एंटर करोगे टर्मिनल में, तो इनडायरेक्टली node.js जो होगा वो server.js को फिर से चलाएगा, फिर से एग्जीक्यूट करेगा। गेटिंग अ पॉइंट एवरीवन? अब देखो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम लोग नोडमोन का यूज़ करते हैं। अगर आप यहाँ पे node server.js की जगह अगर आप लिख देते हो nodemon server.js, तो अब क्या होगा, अब server.js को एग्जीक्यूट करवाने की जो जिम्मेदारी है वो नोडमोन की है। इंटरनली नोडमोन भी नोड ही यूज़ कर रहा है, बट नोडमोन जो है वो ध्यान देता है कि जिस भी फाइल को आप स्टार्ट कर रहे हो ना नोडमोन से, राइट, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होने चाहिए। अगर कुछ भी चेंजेस अगर उस फाइल में होते हैं तो वो रीस्टार्ट कर देता है, राइट। तो देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देखो एक काम करते हैं, अब हम फिर से npm रन डेव लिखेंगे, राइट। जैसे हम npm रन डेव लिखेंगे तो इंडायरेक्टली हम लिख रहे हैं nodemon server.js, मतलब नोडमोन को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि आप server.js को स्टार्ट कर दो। हमने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो अब हमें मिल रहा है स्टार्टिंग नोड server.js, सो इंडायरेक्टली नोडमोन जो है वो नोड का ही यूज़ कर रहा है server.js को स्टार्ट करने के लिए। और देखो यहाँ पे आपको आउटपुट मिल गया। अब देखो नोडमोन का यूज़ करने का फ़ायदा बस यही होता है बच्चे कि आप कुछ भी चेंजेस करो। जैसे मान लो आप ये हाउ आर यू के आगे आपने कुछ और भी लिख दिया, वेयर आर यू, आपने लिख दिया वेयर आर यू। अब आपको क्या है, रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। नोडमोन जो होगा वो अपने आप आपको रीस्टार्ट करके दे देगा जो भी चेंजेस हुए उसके बाद। तो इसीलिए हमने नोडमोन यूज़ किया बच्चे। अब देखो अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमारा जो है प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है, एक नोड.js का इनिशियल सेटअप हमने कर लिया है। हमने नोडमोन को भी हमने इंस्टॉल कर लिया है। नोडमोन इज अ डेव डिपेंडेंसी, राइट। अब हम क्या करेंगे बच्चे, कोर पैकेजेस का यूज़ करके नोड.js का हम लोग एक HTTP सर्वर क्रिएट करेंगे। गेटिंग अ पॉइंट एवरीवन? तो देखो आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, अभी के लिए मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ या फिर इसको मैं क्लोज ही कर देता हूँ टर्मिनल को। तो देखो जब भी आप नोड.js को इंस्टॉल करते हो ना बच्चे, तो कुछ जो पैकेजेस है, कुछ जो आपको लाइब्रेरीज है वो इनबिल्ट मिल जाती है जब आप नोड.js को इंस्टॉल करते हो। उनमें से जो कुछ पैकेजेस है उसका अगर मैं नाम लूँ तो वो है जैसे HTTP मॉड्यूल, FS मॉड्यूल। गेटिंग अ पॉइंट एवरीवन? तो देखो आज हम HTTP मॉड्यूल का यूज़ करके हम एक सर्वर क्रिएट करेंगे, HTTP सर्वर। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, हम लिख रहे होंगे const HTTP इज इक्वल टू require HTTP। गेटिंग अ पॉइंट एवरीवन? तो देखो हमने क्या किया, HTTP करके हमारे पास इनबिल्ट मॉड्यूल होता है, राइट, पैकेज होता है, उसको हमने क्या किया यहाँ पे लोड कर लिया है। गेटिंग अ पॉइंट एवरीवन? अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, एक वेरिएबल आप क्रिएट कीजिए पोर्ट करके, ठीक है। और जो पोर्ट का नंबर है अभी के लिए आप दे दो 3000, अभी के लिए आप दे दो 3000, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस HTTP जो हमारा मॉड्यूल है, इनबिल्ट मॉड्यूल, इसका यूज़ करके हम HTTP सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आप इसको अगर आप चेक भी करते हो इसका काम क्या है, तो आप देख सकते हैं HTTP इंटरफेस इज Node.js आर डिजाइन टू सपोर्ट मैनी फीचर्स, राइट, एंड इट इज़ यूज फॉर टू क्रिएट अ HTTP सर्वर, राइट। अब देखो अब हम सर्वर क्रिएट कैसे करते हैं ये हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, आपको जस्ट यहाँ पे लिखना है
just here you have to write const server is equal to http डॉट क्रिएट सर्वर। ठीक है, अब देखो ये जो अपना क्रिएट सर्वर जो मेथड होता है http मॉड्यूल के अंदर, ये एक कॉलबैक को एज ए इनपुट लेता है, राइट। और इस कॉलबैक के पास जो है ना एक्सेस होता है रिक्वेस्ट का और रिस्पॉन्स का, रिक्वेस्ट का और रिस्पॉन्स का। जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी ना तो वो रिक्वेस्ट सबसे पहले इस वाले कॉलबैक के पास जाएगी, ठीक है। और यही कॉलबैक जो होगा रिस्पॉन्सिबल होगा उस रिक्वेस्ट को हैंडल करने का। गेटिंग द पॉइंट एवरीवन। और मान लो हमने सर्वर क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब आपको फिर सर्वर को क्या करना होगा, स्टार्ट करना होगा। सर्वर को आपको क्या करना होगा, स्टार्ट करना होगा। सर्वर को हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं, तो देखो सर्वर को स्टार्ट करने के लिए आपको ना लिसन को दो चीज़ें पास करनी होती है। पहला आपको पास करना होता है पोर्ट नंबर और दूसरा आपको पास करना होता है व्हाट, एक सक्सेस कॉलबैक। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन। तो अभी हम पास कर देते हैं पोर्ट वेरिएबल एज अ फर्स्ट आर्गुमेंट, राइट। एंड सेकेंड आर्गुमेंट में हम पास करेंगे एक सक्सेस कॉलबैक। एक पास कर रहे होंगे बच्चे हम लोग सक्सेस कॉलबैक। अब ये सक्सेस कॉलबैक क्या होगा, पर्टिकुलरली क्या करेगा, जब भी आपका सर्वर सक्सेसफुली स्टार्ट हो जाएगा ना तो ये जो कॉलबैक है आपका, ये जो आपका सक्सेस कॉलबैक है ना, ये एग्जीक्यूट करेगा। ये आपको बताएगा कि हाँ आपका सर्वर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो इसके अंदर जनरली हम करते क्या है, व्हाट वी डू ना, हम इसके अंदर एक लॉग लगा देते हैं। जस्ट हम लिख देते हैं console.log एंड जस्ट हियर वी कैन राइट सर्वर इज स्टार्टेड ऑन पोर्ट whatever पोर्ट नंबर वी आर यूजिंग, राइट। पोर्ट वेरिएबल को यहाँ प्रिंट कर देते हैं। गेटिंग द पॉइंट एवरीवन। अब एक काम करो, लेट्स डू वन थिंग। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने नोडमोन यूज़ कर रखा है, राइट। और नोडमोन यूज़ करने से फ़ायदा क्या है कि ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो हमें मिल रहा है सर्वर इज स्टार्टेड ऑन पोर्ट 3000, राइट। अब देखो हमारा जो HTTP सर्वर है वो बन चुका है और HTTP सर्वर जो है हमने स्टार्ट भी कर दिया है। गेटिंग द पॉइंट एवरीवन। अब हमें कुछ एंड पॉइंट्स डिफाइन करने होंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू ना, सी हम एक इफ कंडीशन लेंगे, राइट। और इस इफ कंडीशन के अंदर हम क्या कर रहे होंगे, लॉजिक्स लिख रहे होंगे API के एंड पॉइंट्स का, राइट। जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने डिस्कस भी किया था कि मान के चलो कि हमारे पास एक URL है /API/version1/hotels करके। तो इस चीज़ को आपको HTTP सर्वर के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा कि इसका काम क्या है, इस पे जब रिक्वेस्ट आएगी इस एंड पॉइंट पे तो होगा क्या। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन। तो बच्चे आइए कुछ एंड पॉइंट्स हम लोग क्रिएट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्हाट वी हैव टू डू ना, सी सबसे पहले हम ये समझते हैं, राइट, कि ये जो हमारा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जो हमने लिख रखा है कॉलबैक के अंदर, ये है क्या, राइट। तो देखो बच्चे ये जो रिक्वेस्ट है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट। और इसके अंदर सारी वो इन्फॉर्मेशन है जो रिक्वेस्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। गेटिंग पॉइंट एवरीवन। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू, आपको इसके अंदर सी एक काम करते हैं, इसको डीस्ट्रक्चर करते हैं। इस रिक्वेस्ट को हम डीस्ट्रक्चर करते हैं और इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर आपको ना एक मिल रहा होगा URL और आपको एक मिल रहा होगा मेथड, राइट। पर्टिकुलरली आप इसको कंसोल करो, लिखो आप console.log URL एंड मेथड। गेटिंग पॉइंट एवरीवन। सो देखो हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, हमारा सर्वर एक क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक रिक्वेस्ट भेजेंगे और चेक करेंगे कि रिक्वेस्ट के अंदर जो हमारा URL और जो मेथड है वो है क्या एक्चुअल में, राइट। तो देखो एक काम करो, सिंपली व्हाट वी कैन डू ना, हमारा सर्वर तो चल रहा है, राइट। आप एक गेट मेथड जो है ब्राउजर के थ्रू भी भेज सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे लिखो HTTP, उसके बाद आप लिख सकते हो यहाँ पे लोकल होस्ट, क्योंकि जो आपका होस्ट मशीन है वो आपका लोकल मशीन है, राइट। उसके बाद लोकल मशीन के पोर्ट नंबर 3000 पे आपको क्या करना है, कनेक्ट होना है, राइट। अब आप रिक्वेस्ट सेंड करो। देखो आपने रिक्वेस्ट तो सेंड कर दी, लेकिन अभी जो है ये रिक्वेस्ट जो है अभी
कंप्लीट नहीं हुआ, राइट। इस रिक्वेस्ट का कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया सर्वर से, एचटीटीपी सर्वर से, क्योंकि यहाँ पे हमने लॉजिक लिखा ही नहीं है। लेकिन देखो जैसे ही हमने रिक्वेस्ट भेजा ना सर्वर पे, तो हमने दो चीज़ें हमने प्रिंट करवाई थी। एक प्रिंट करवाई थी यूआरएल और दूसरी हमने प्रिंट करवाई थी मेथड, राइट। तो देखो यूआरएल जो है वो है रूट अभी के लिए, और जो मेथड है वो गेट है। मान लो एक काम करते हैं, हम इसी में आगे लिख देते हैं लेट्स से हेलो करके। देखो अब इस केस में, सेकंड वाले केस में देखो जो हमारा यूआरएल हो जाएगा वो हेलो हो जाएगा, स्लैश हेलो हो जाएगा, और जो मेथड हो जाएगा हमारा गेट हो जाएगा। गेटिंग पॉइंट एवरीवन। मतलब देखो रिक्वेस्ट तो जो है पहुंच रही है सर्वर के पास, राइट, बट इस रिक्वेस्ट को हमने हैंडल करने के लिए जो है कुछ अभी तक कोड नहीं लिखा। गेटिंग पॉइंट एवरीवन। तो देखो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक छोटा सा कोड लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, इस इफ एल्स को अनकमेंट करना होगा, राइट। और आप सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे लिख सकते हो सी, आप लिख सकते हो कि अगर जो यूआरएल है, इफ यूआरएल इज इक्वल टू लेट्स से /hello, अगर जो यूआरएल है वो अगर /hello है, तो उस केस में आपको करना क्या है, इस रिस्पॉन्स, राइट, इस रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट का यूज करके आपको रिक्वेस्ट को क्लोज करना है। और साथ ही साथ देखो यूआरएल हमारा हेलो होना चाहिए, साथ ही साथ हमें जो मेथड चाहिए, हमारा मेथड कौन सा होना चाहिए बच्चे, तो हमारा जो मेथड है वो होना चाहिए गेट, हमारा मेथड होना चाहिए गेट। क्योंकि हमने जब प्रिंट करवाया था याद करो, तो यहाँ पे हमें मिला था यूआरएल और मेथड, राइट, यूआरएल और मेथड। सी एवरीवन, सो द यूआरएल इज /hello एंड द मेथड इज गेट। सो अगर इस वाले एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट अगर आ रही है तो हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, हम लिख रहे होंगे रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड, हम लिख रहे होंगे रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड, ठीक है, सॉरी यार, जस्ट राइट रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड, ठीक है। और एक्चुअली सेटअप की वजह से थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाता है, राइट, कीबोर्ड को यूज़ करना, दैट्स वाई दिस इज हैपनिंग, ठीक है। सो एवरीवन सी, रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड के अंदर हमें क्या स्पेसिफाई करना होता है, पर्टिकुलरली हमारे पास जो रिक्वेस्ट आ रही है इस वाले एंड पॉइंट पे, राइट, तो इस रिक्वेस्ट को जब हम क्लोज करेंगे तो हमें एक स्टेटस कोड भेजना होता है, राइट। स्टेटस कोड के बारे में हम बाद में डिस्कस कर रहे होंगे डिटेल में। अभी के लिए बस ये समझ लो कि हम अभी के लिए 200 जो है स्टेटस कोड भेज रहे हैं। 200 जो होता है वो ओके के लिए होता है, राइट, कि सब कुछ सही था, ओके है, राइट। तो उसके लिए हम 200 स्टेटस कोड जो है वो यूज़ कर रहे हैं। साथ ही साथ हमें ये बताना पड़ेगा कि जो हम रिस्पॉन्स भेज रहे हैं, राइट, जो हम रिस्पॉन्स भेज रहे हैं उसका जो कंटेंट का जो टाइप है वो क्या है। गेटिंग पॉइंट एवरीवन। तो हम यहाँ पे भेज रहे होंगे जो हमारा कंटेंट टाइप है वो क्या है, तो हमारा जो कंटेंट टाइप है वो हो जाएगा एप्लीकेशन जेसन, एप्लीकेशन जेसन। पर्टिकुलरली हम एक जेसन डेटा जो है हम वापस भेज रहे होंगे, ठीक है। तो देखो अब आप एक काम करो, एक रिजल्ट करके एक ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है, और इसके अंदर आप लिख दो सक्सेस इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है, और एक मैसेज लिख दो आप। मैसेज में आप लिख सकते हो हाय आई एम HTTP सर्वर, आई एम HTTP सर्वर। गेटिंग पॉइंट एवरीवन। तो ये हमारा एक रिजल्ट हो गया। अब हम चाहते हैं इस रिजल्ट को भेज दें जिसने भी हमें रिक्वेस्ट भेजी है इस वाले एंड पॉइंट के ऊपर। तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो हम लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट एंड, हम लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट एंड। गेटिंग पॉइंट एवरीवन। अब रिस्पॉन्स डॉट एंड के अंदर आपको पास कर देना है जो भी आपको डेटा भेजना है यूजर को वापस। गेटिंग पॉइंट एवरीवन, क्लाइंट को वापस। अब इसमें देखो चीज सीखने वाली चीज़ यही है यार कि देखो हम लोग ना डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट को पास नहीं कर सकते रिस्पॉन्स डॉट एंड के अंदर। आपको इस ऑब्जेक्ट को ना स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं जेसन डॉट, हम यूज़ कर सकते हैं बच्चे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई मेथड का। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई मेथड में आप रिजल्ट को पास कर दो तो बेसिकली रिजल्ट का जो स्ट्रिंग होगा वो हम बना रहे हैं और फिर उसको हम वापस भेज दे रहे हैं किसको, क्लाइंट को या फिर जिसने भी रिक्वेस्ट भेजी है। गेटिंग पॉइंट एवरीवन। तो एक काम करते हैं, अब हम चेक करते हैं कि ये वाला लॉजिक सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। गेटिंग पॉइंट एवरीवन। तो देखो फिर से रिक्वेस्ट भेजते हैं।
अब देखो इस बार जो हमने रिक्वेस्ट भेजी बच्चों, तो देखो हमें मिला सक्सेस ट्रू एंड मैसेज हमें मिला हाई आई एम HTTP सर्वर। सो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने पहला HTTP जो एंड पॉइंट है वो क्रिएट कर ली, पहले आपने जो रेस्ट API है वो क्रिएट कर ली मेरे साथ। थैंक यू सो मच गाइस मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। अब हमें क्या करना है बच्चे, देखो अभी ना एक इसमें इशू है। इशू क्या है कि मान लो हम अगर किसी दूसरे एंड पॉइंट पे अगर रिक्वेस्ट भेजते हैं, मान लो हम टेस्ट करके किसी पे हम एंड पॉइंट है उस पर रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो उस केस में होगा ना, ये जो अपना क्लाइंट है ना वो वेट करता रहेगा कि रिस्पॉन्स कब आएगा, क्योंकि देखो हमने दूसरे एंड पॉइंट्स को ना डिफाइन ही नहीं किया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, इस एल्स ब्लॉक में हम क्या करेंगे, व्हाट वी कैन डू, ये वाला कोड कॉपी करते हैं राइट, और हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं राइट। और हम क्या करेंगे कि कोई भी अगर अननोन एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट अगर आती है ना, तो उस केस में हम लिख देंगे एंड पॉइंट इज नॉट डिफाइंड, एंड पॉइंट इज नॉट डिफाइंड, या एंड पॉइंट इज नॉट अवेलेबल। ठीक है बच्चे, सो हियर यू कैन सी एवरीवन, हम क्या कर देंगे कि कोई भी अगर अननोन एंड पॉइंट जिसको हमने डिफाइन नहीं कर रखा इफ के अंदर अगर रिक्वेस्ट आती है, तो हम क्या करेंगे, हम एक जेसन भेज रहे होंगे जिसमें सक्सेस ट्रू हो जाएगा और मैसेज हो जाएगा एंड पॉइंट इज नॉट अवेलेबल। गेटिंग पॉइंट एवरीवन। अब देखो तुम किसी भी अननोन एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट भेजो, मान लो /अंकित पे तुम रिक्वेस्ट भेजो, तो तुम्हें क्या मिल रहा है, तुम्हें मिल रहा है सक्सेस ट्रू बट मैसेज इज एंड पॉइंट इज नॉट अवेलेबल। गेटिंग पॉइंट एवरीवन। तो इस तरीके से हम हैंडल करते हैं अननोन एंड पॉइंट्स को। गेटिंग पॉइंट एवरीवन। अब देखो जितने भी आपको एंड पॉइंट्स क्रिएट करने हैं ना, उतने आपको इफ स्टेटमेंट ऐड करना होगा। तो मान लो आपको जो है आपको क्या करना है बच्चे, मान लीजिए एक और एंड पॉइंट आपको क्रिएट करनी है, एक और एंड पॉइंट क्रिएट करनी है। इस बार जो बच्चे आपका URL होगा, मान लो आपका जो URL है वो हो जाएगा, योर URL विल बी /API/version1/ let's say hotels/hotels। और मान के चलो कि जो मेथड है बच्चे, मेथड जो है वो भी अपना गेट है, मेथड भी जो है अपना वो गेट है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट अ लॉजिक टू सेंड सम होटल्स राइट, जब रिक्वेस्ट आएगी इस वाले एंड पॉइंट पे। गेटिंग पॉइंट एवरीवन। सो फिर से इस वाले कोड को आप कॉपी करो राइट, और फिर हम क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे राइट। और इस बार हम क्या करेंगे, मैसेज की जगह हम क्या भेज रहे होंगे, एक डेटा भेज रहे होंगे। मैसेज की जगह हम एक डेटा भेज रहे होंगे, और मान के चलो कि जो डेटा होगा ना पर्टिकुलरली, वो हम एक ऑब्जेक्ट का एक एरे भेज रहे होंगे राइट, एक ऑब्जेक्ट का हम एरे भेज रहे होंगे। और हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर ना नेम होगा होटल का, मान लो जो होटल का नेम है वो है ITC दिल्ली। ठीक है, और मान लीजिए जो प्राइस है इसकी राइट, जो प्राइस है वो है आपकी 2999 पर नाइट। ठीक है बच्चे, ठीक है। ऐसे ही मान लो दूसरे होटल्स की भी डिटेल ऐड कर देते हैं। ठीक है बच्चे, दूसरा जो होटल है मान लो वो है आपका रेडिसन ब्लू। ठीक है बच्चे, और जो इसका जो प्राइसिंग है मान लीजिए वो है 27,999। ठीक है, पर नाइट का। तो इस तरीके से हमने किया कि हमने एक एंड पॉइंट डिफाइन किए बच्चे, जिसका जो मेथड है वो गेट है। एंड पॉइंट डिफाइन की मतलब हमने एक रेस्ट API डिफाइन की। ठीक है, मेथड जो है बच्चे वो गेट है, और जो URL है हमारा वो है /API/version1/hotels। और जैसे ही कोई इस वाले एंड पॉइंट पर रिक्वेस्ट भेजेगा ना बच्चे, तो हम उसको एक होटल का डेटा भेज रहे होंगे अपने HTTP सर्वर से। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन। अभी तो फिलहाल हम लोग डेटा हार्ड कोड कर दे रहे हैं, बाद में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसी वाले एंड पॉइंट से हम ऐसा कोड लिख सकते हैं कि ये डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करके आए रियल टाइम में। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन। अब हम इसे टेस्ट करते हैं सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो आप एक काम करो, आप URL जो है आप चेंज कर दो ब्राउज़र में जाके। अब आपको लिखना है /API/version1/hotels। अब देख सकते हो बच्चे यहाँ पे इस केस में हमें सक्सेस ट्रू मिला, और साथ ही साथ हमें होटल्स की जो डिटेल्स है वो मिल रही है राइट। और इसका जो लॉजिक है वो हमने लिखा है Node.js का यूज़ करके, जावास्क्रिप्ट के लैंग्वेज को यूज़ करके हमने HTTP सर्वर को क्रिएट किया है।
सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम HTTP सर्वर को क्रिएट कर सकते हैं Node.js के कोर पैकेज का यूज़ करके। अगले वीडियो में हम क्या कर रहे होंगे, कुछ और एंड पॉइंट्स को क्रिएट कर रहे होंगे Airbnb की विदाउट यूजिंग एनी थर्ड पार्टी पैकेज। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, ध्यान रखना अपना, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है। जय हिंद, जय भारत।